नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। अपने +1 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और आज का जो अपना टॉपिक है वो है घर्षण एक औसत दोष तथा बुराई। ठीक है, अपने पढ़ेंगे घर्षण एक आवश्यकता तथा एक दोष। अपना टॉपिक है घर्षण एक आवश्यकता तथा दोष। तो जो अपनी लास्ट क्लास थी उसके अंदर सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा था घर्षण क्या होता है। तो घर्षण के बारे में मैंने आपको बताया था घर्षण बल जो है वो अपने कब लगता है। घर्षण बल तब लगता है जब दो वस्तुओं के मध्य किस प्रकार की गति हो, आपेक्षिक गति हो, यानी दो सतह जो है वो क्या करे, एक दूसरे के ऊपर गति करे और उनकी गति जो है वो किस प्रकार की होनी जरूरी है, वो अपेक्षिक गति होनी जरूरी है। अगर दो सतहों के मध्य अपेक्षिक गति हो तो उसमें उन दोनों के मध्य क्या लगता है, घर्षण बल लगता है। यानी घर्षण जो है वो क्या करता है, अपेक्षिक गति का विरोध करता है। इसके अलावा हम लोगों ने घर्षण गुणांकों के बारे में भी पढ़ा था। अपने जो सीमांत घर्षण होता है Fs, उसके लिए हमने पढ़ा था वो Rk क्या होता है, समानुपाती होता है। और जब ये समानुपाती हटाते हैं तो अपने क्या लगाते हैं, इसकी जगह म्यू लगाते हैं और क्या लिख देते हैं, Fs बराबर म्यू आर। ठीक है, यहाँ म्यू क्या होगा, अपना घर्षण गुणांक होगा जो किसके बराबर है, Fs/R के बराबर है। अगर दोनों वस्तुओं के मध्य अपेक्षिक गति नहीं हो रही हो, यानी वस्तु जो है वो अपनी कौन सी अवस्था में हो, विराम अवस्था में हो, तो उसमें अपने म्यू की जगह लिखते हैं म्यू एस और इसे कहा जाता है स्थैतिक घर्षण गुणांक। और जब दोनों वस्तुओं के मध्य अपेक्षिक गति होना प्रारंभ हो जाती है उसमें दोनों के मध्य जो घर्षण लिया जाता है, घर्षण गुणांक लिया जाता है, वो लिया जाता है म्यू के और इसको कहा जाता है गतिक घर्षण गुणांक। तो ये अपने पास में क्या है, घर्षण गुणांक है जो किसके बराबर है, जो घर्षण बल और जो अपने अभिलंब प्रतिक्रिया बल अपने बोलते हैं उसके क्या होता है, अनुपात के बराबर होता है। और म्यू के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक तो ये माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है कि माध्यम जो है वो गीला है, चिकना है, किस प्रकार का है या सूखा है। और दूसरा ये जो दोनों सतह है, जो दो सतह एक दूसरे के सापेक्ष अपेक्षिक गति कर रही है उन पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, यदि उनके जिन दो सतहों के मध्य अपेक्षिक गति हो रही है वो दोनों चिकनी हो या खुरदरी हो तो उसमें भी म्यू जो है उसका मान क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो ये अपने क्या था, घर्षण था। और उसके अलावा हम लोगों ने कल जो पढ़ा था, एक तो पढ़ा था tan लैम्डा के बारे में जो म्यू के बराबर था और tan थीटा के बराबर जो था वो भी म्यू था। ये दोनों भी अपने पढ़ चुके हैं। यहाँ लैम्डा जो था उसे अपने बोला था घर्षण कोण और यहाँ जो थीटा है इस थीटा को अपने बोला था विराम कोण। और सीमांत घर्षण की अवस्था में अपने देखा था कि लैम्डा और थीटा जो है वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि tan लैम्डा बराबर भी म्यू है और tan थीटा बराबर भी क्या है, म्यू है। यानी अपना लैम्डा और थीटा जो है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये कौन सी अवस्था होती है, ये सीमांत घर्षण की अवस्था होती है जब दोनों मान क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने। और आज जो अपना टॉपिक है वो है घर्षण एक आवश्यक दोष तथा बुराई। एक तो अपने सबसे पहले देखेंगे कि घर्षण जो है वो आवश्यक क्यों है और उसके बाद में अपने देखेंगे कि घर्षण जो है वो एक बुराई क्यों है। ठीक है, तो घर्षण की अगर आवश्यकता की बात करें तो दो तीन अपनी आवश्यकताएं होती है। जैसे घर्षण की आवश्यकता, तो आवश्यकता के अंदर अपने देख सकते हैं कि जब हम क्या करते हैं, ज़मीन पर चलते हैं, जब भी अपने धरातल पर चलते हैं तो धरातल पर चलते समय अपने क्या करते हैं, पृथ्वी के ऊपर अपने क्या करते हैं, जैसे मैंने क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बताया था तो उसमें मैंने बताया था कि अपने क्रिया बल लगाते हैं और प्रतिक्रिया बल लगता है जिससे अपने क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। यानी जब भी अपने चलते जाते हैं तो पृथ्वी पर अपने बल लगाते हैं और पृथ्वी भी क्या करती है, प्रतिक्रिया बल लगाती है जिससे अपने क्या होते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर घर्षण नहीं लगता, अगर धरातल के द्वारा क्या नहीं लगता, घर्षण नहीं लगता, तो अपना जो पैर है वो क्या हो जाता, वहाँ से फिसल जाता और अपने गिर जाते। तो घर्षण जो है वो अपने चलने में क्या करता है, सहायता करता है। तो आप ये देख सकते हो कि घर्षण जो है वो क्या है, आवश्यक है किसके लिए, पृथ्वी पर हमारे चलने के लिए, धरातल पर चलने के लिए। जब भी अपने धरातल पर चलते हैं तो घर्षण की सहायता से अपने क्या कर पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं। इसके अलावा जो वाहन होते हैं, वाहनों में जो ब्रेक होते हैं, जैसे अपने मोटरसाइकिल होगी या कार होगी, बस होगी, जितने भी वाहन होते हैं उन वाहनों के जो पहिए होते हैं
वाहनों के जो पहिए होते हैं जब भी अपने ब्रेक लगाते हैं तो धरातल और पहिया जो है उनके मध्य क्या लगता है, घर्षण लगता है। जो भी वाहन है, वाहन के पहिए और धरातल के मध्य क्या लगता है, घर्षण लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अपने रुक जाते हैं। यानी अपने घर्षण क्या करता है, घर्षण अपेक्षित गति का विरोध करता है। घर्षण क्या करता है, अपेक्षित गति का विरोध करता है। जो अपने अपेक्षित गति है उस अपेक्षित गति का विरोध करता है। कौन विरोध करता है, घर्षण विरोध करता है। ठीक है, तो अपने घर्षण को क्या लिख सकते हैं, घर्षण क्या है, अपेक्षित गति का विरोध करने वाला बल है। या आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि दो जो सतह होती है उनके मध्य अपेक्षित गति होती है और उस अपेक्षित गति का विरोध कौन करता है, घर्षण करता है। तो यहाँ जब वाहन जो होता है, वाहन के जो पहिए होते हैं वो गति करते हैं और घर्षण क्या करता है, पहिए और सड़क के मध्य जो अपेक्षित गति है उस अपेक्षित गति का विरोध करता है। ठीक है, तो अपने केवल यही नहीं बोल सकते कि घर्षण जो है वो क्या करता है, गति का विरोध करता है, गति को रोकता है। जरूरी नहीं है हर बार रोके, वो अपने गति करने के लिए सहायक भी है। जैसे यहाँ जब अपने धरातल पर चलते हैं तो घर्षण की सहायता से अपने क्या कर पाते हैं, चल पाते हैं। तो यहाँ घर्षण जो है अपनी चलने में क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है, और यहाँ घर्षण क्या कर रहा है, अपनी गति को रोक रहा है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कुछ वाहन होते हैं या कुछ अपने पास में इस प्रकार के उपकरण होते हैं जिनमें क्या लगा रहता है, पट्टा लगा रहता है। जैसे कोई इंजन वगैरह आपने देखा होगा जिनमें क्या लगा रहता है, इस तरीके का पट्टा लगा रहता है। जब ये घूमता है तो ये भी क्या होता है, इस पट्टे की सहायता से घूम पाता है। अगर यहाँ घर्षण नहीं लगता, अगर यहाँ क्या नहीं लगता, घर्षण नहीं लगता, तो ये जो है इसकी वजह से गति नहीं कर पाता। ये पट्टा जो है ये क्या करता है, जब ये घूमेगा तो इसे भी क्या करवाएगा, ये गति करवाएगा। क्यों करवाएगा, क्योंकि घर्षण के कारण यहाँ क्या होगा, इस पर बल लगेगा, घर्षण बल लगेगा, जिसकी वजह से ये भी क्या करना प्रारंभ कर देगा, गति करना प्रारंभ कर देगा। अगर यहाँ घर्षण नहीं लगता तो ये जो है इसके सापेक्ष क्या नहीं कर पाता, गति नहीं कर पाता। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ घर्षण की सहायता से ही अपने क्या करते हैं, सामान्य जीवन जो है उसके कार्य कर पाते हैं। जैसे बोर्ड जो है, बोर्ड पर अगर अपने क्या करें, लिखें, तो बोर्ड पर लिखना जो है वो भी किसके द्वारा संभव है, घर्षण के द्वारा संभव है। जैसे अगर अपने इस सतह की बात करें तो दिखने में तो अपने को ये एक स्मूथ सतह दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, बिल्कुल चिकनी सतह है, परंतु वास्तव में अगर अपने देखें तो ये जो सतह है इसे अगर अपने थोड़ा बड़ा करके देखें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, तो इस सतह के ऊपर अपने क्या है, अनियमितताएं, कुछ क्या है, खुरदरापन है। इस खुरदरेपन के ऊपर जब अपने इस मार्कर से लिखना प्रारंभ करते हैं तो मार्कर के ऊपर भी क्या होता है, खुरदरापन होता है। तो इसका खुरदरापन और मार्कर का खुरदरापन दोनों के मध्य क्या लगता है, घर्षण लगता है, जिससे अपने बोर्ड के ऊपर क्या होता है, लिखना संभव हो पाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जहाँ घर्षण क्या करता है, अपनी सहायता करता है। जैसे अपने दीवार जो होती है, दीवार में कील गाड़ते हैं, उसमें भी घर्षण सहायता करता है। धागे जो होते हैं, धागों में जब अपने गांठ लगाते हैं तो उसमें भी घर्षण क्या करता है, अपने सहायता करता है। तो आप देख सकते हो कि घर्षण जो है वो अपने क्या करता है, बहुत से कार्यों में सहायता करता है। ठीक है, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल आप अपने आप लिख सकते हो जहाँ पर क्या है, घर्षण अपने सहायता करता है। ठीक है, कुछ एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, जैसे धरातल पर हमारा चलना, वाहन जो है उनका ब्रेक लगाना और अपने द्वारा जो है बोर्ड वगैरह पर लिखना, या फिर जो अपने पट्टे वगैरह है वहाँ पर क्या लग रहा है, घर्षण लग रहा है, और उसकी वजह से वो क्या कर पाते हैं, गति कर पाते हैं। तो ये अपने क्या है, सामान्य जीवन जो है वहाँ पर अपनी आवश्यकता है किसकी, घर्षण की। अगर यहाँ घर्षण नहीं होता तो अपने ये सभी कार्य नहीं कर पाते, अपने धरातल पर नहीं चल पाते, मोटर वाहन जो है उनमें ब्रेक नहीं लगते, और ये पट्टा वगैरह जो अपने लगा रखा है ये भी कार्य नहीं करता, और बोर्ड वगैरह जो है उस पर भी अपने लिख नहीं पाते। अगर क्या नहीं होता, घर्षण बल वहाँ पर कार्य नहीं करता। तो ये अपने है घर्षण की आवश्यकता। अब आगे अपने बात करते हैं कि घर्षण जो है वो एक दोष कैसे है। तो अपना टॉपिक है इसमें घर्षण एक दोष। अब देखिए, घर्षण अपने एक तो आवश्यक है, इसके अलावा घर्षण जो है उसके बहुत सारे क्या है, दोष है। जैसे मशीन जो होती है, मशीनें जो गति करती है,
मशीनें जब क्या करती है, गति करती है, या मशीनों के जो छोटे छोटे पुर्जे होते हैं जो गति करते हैं, उनके मध्य घर्षण की वजह से क्या उत्पन्न हो जाती है, ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, मशीन के पुर्जे अगर गति करते हैं तो उनमें क्या उत्पन्न हो जाती है, ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। उस ऊष्मा उत्पन्न होने की वजह से क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण वहाँ पर ऊर्जा की अपने हानि होती है। तो ऊष्मा उत्पन्न होगी और वहाँ पर क्या होगी, ऊर्जा की अपनी हानि होगी। तो इस प्रकार अपने घर्षण जो है वो वहाँ पर किसका कार्य कर रहा है, एक दोष का कार्य कर रहा है। इसके अलावा जो मशीनें हैं उनका गतिशील पार्ट जो है, मशीन जो है उनका गतिशील भाग जो है वो अपने देखते हैं कि जो भी मशीन होती है उसका जो पार्ट गति कर रहा है, लगातार जब वो कई सालों तक काम करता है तो उसके बाद में वो घिसना क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो उसमें घर्षण जो है वो क्या करता है, मशीन की दक्षता को कम करता है, मशीन के घूमने वाले पार्टों को क्या कर देता है, घिसा देता है, या फिर वहाँ ऊष्मा उत्पन्न करता है जिससे अपने ऊर्जा की क्या होती है, हानि होती है। इसके अलावा भी अपने बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ घर्षण जो है वो किसका कार्य करता है, घर्षण जो है अपने दोष की तरह कार्य करता है। ठीक है, जितने भी अपने एग्जाम्पल देखते हैं, सामान्य वस्तुएं जो काम में लेते हैं वो अपने वस्तुएं क्या हो जाती है, घिस जाती है। जैसे प्लास्टिक या रबड़ की कोई भी वस्तु जो अपने बार बार काम में ले रहे हैं वो क्या होती है, घिसना प्रारंभ हो जाती है। ऐसा किस कारण होता है, जैसे अपने जूते चप्पल अपने बार बार काम में लेते हैं वो भी घिस जाते हैं। क्यों घिस जाते हैं, क्योंकि वहाँ क्या लगता है, घर्षण लगता है। ठीक है, तो ये सारी जगह जो है वहाँ घर्षण किसका कार्य करता है, एक दोष का कार्य करता है। तो ये जो अपने एग्जाम्पल अपने इसके अंदर देखें, इसके अंदर अपने देखा है कि घर्षण क्या है, एक आवश्यकता भी है, और घर्षण क्या है, एक दोष भी है। अपने घर्षण के साथ अगर जाएं तो घर्षण के बिना भी अपना काम नहीं चलेगा, और घर्षण के साथ भी अगर अपने देखें तो अपनी मशीनें जो है उनकी दक्षता जो है वो घर्षण की वजह से क्या होती है, प्रभावित होती है। तो इस प्रकार अपने घर्षण को कंप्लीट किए, आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक की ओर। अपना नया जो टॉपिक है वो आता है घर्षण को कम करने की विधियाँ। ये टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ और अपने पढ़ेंगे कि घर्षण को कम कैसे किया जा सकता है। घर्षण को कम करने की विधियाँ। तो घर्षण को अपने किसके द्वारा कम कर सकते हैं, पॉलिश के द्वारा, स्नेक के द्वारा, सुप्रवाहिता के द्वारा, या जो अपने बॉल बियरिंग होती है उन सभी की सहायता से अपने क्या कर सकते हैं, घर्षण को कम कर सकते हैं। सबसे पहले जो अपने इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पॉलिश के द्वारा घर्षण को कम करना। पॉलिश के द्वारा, ठीक है, पॉलिश के द्वारा घर्षण को कम करना। तो देखिए पॉलिश के द्वारा अपने घर्षण को कैसे कम कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे अपने पास में जो उपकरण होते हैं उनके ऊपर क्या किया रहता है, पॉलिश की रहती है। जैसे कोई भी धातु है उसके ऊपर अपने क्या कर दिया जाता है, किसी अन्य मेटल की क्या कर दी जाती है, पॉलिश कर दी जाती है। जब अपने अन्य मेटल की उस पर पॉलिश कर देते हैं तो उसका जो खुरदरापन है, जो क्या है, खुरदरापन है, वो खुरदरापन क्या हो जाता है, पॉलिश करने से कम हो जाता है। ठीक है, अगर खुरदरापन कम हो जाएगा तो वहाँ पर जो चिकनापन है वो बढ़ जाएगा, और अगर चिकनापन बढ़ जाएगा तो वो जो अनियमितता है, खुरदरापन है, वो वहाँ पर कम होगा, जिससे घर्षण बल जो है वो भी क्या लगेगा, कम लगेगा। तो आपने बहुत सारी जगह देखा होगा कि घर्षण को कम करने के लिए जो अपने पास में वस्तुएं होती है उनके ऊपर क्या कर दी जाती है, पॉलिश कर दी जाती है। दूसरा अपने इसके अंदर देखें तो स्नेहक के द्वारा भी अपने क्या कर सकते हैं, स्नेहक के द्वारा, स्नेहक के द्वारा भी अपने क्या कर सकते हैं, घर्षण को कम कर सकते हैं। स्नेहक के द्वारा भी अपने क्या कर सकते हैं, जो घर्षण है उस घर्षण को कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं घर्षण को कम स्नेहक के द्वारा? जैसे आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि अपनी मशीनें जो होती हैं उनमें अनेकों प्रकार के अपने ऑयल काम में लेते हैं, ग्रीस काम में लेते हैं, ग्रीस काम में लेते हैं। तो इन सभी के द्वारा क्या किया जाता है, अपने घर्षण को कम किया जाता है। अलग अलग प्रकार की वस्तुएं अलग अलग प्रकार के मशीनों में अपने क्या करते हैं, अलग प्रकार के स्नेहक जो है वो काम में लेते हैं। अगर अपनी मशीनें छोटी हो तो अपने क्या करते हैं, जो सामान्य स्नेहक होते हैं उनको काम में लेते हैं, जो ऑयली स्नेहक होते हैं उनको अपने क्या करते हैं, काम में लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अपनी जो सिलाई की मशीन होती है या जो छोटे मोटे जो अपने उपकरण होते हैं उनके अंदर अपने क्या करते हैं, जो ऑयल के जैसा स्नेहक होता है उस स्नेहक को अपने काम में लेते हैं। ठीक है, और अगर अपनी मशीनें जो है वो क्या हो, भारी हो,
कोई बड़ी प्रकार की अगर अपनी मशीन हो तो बड़ी बड़ी मशीनें जो होती है वहाँ पर अपने एक ऐसे स्नेक को काम में लिया जाता है जहाँ ग्रीस वगैरह जो है वो काम में आता है। इसके अलावा भी अपने अनेकों प्रकार के स्नेक होते हैं, जहाँ ज़्यादा गर्मी वगैरह उत्पन्न हो या ज़्यादा हीट हो वहाँ पर अलग प्रकार का स्नेक जो है वो काम में लिया जाता है। इसके अलावा भी अपने बहुत से प्रकार के स्नेक होते हैं, जैसे कुछ एक मशीनें होती है वहाँ पर अपने क्या किया जाता है, वायु जो होती है उस वायु को भी काम में लिया जाता है। कैसे कि वहाँ पर वायु के पंप लगा दिए जाते हैं जो काफ़ी तेज़ी से क्या करती है, मशीनों के घूमने वाले पार्ट के मध्य क्या करती है, वायु को प्रोवाइड करती है, जिससे क्या हो जाता है, घर्षण जो है वो कम हो जाता है। तो घर्षण को कम करने के लिए अपने क्या करते हैं, स्नेक को काम में लेते हैं और स्नेक भी अपने अनेक प्रकार के काम में ले सकते हैं। इसके अलावा जो बॉल बियरिंग है, बॉल बियरिंग के द्वारा भी अपने क्या कर सकते हैं, घर्षण को कम कर सकते हैं। जो बॉल बियरिंग है, बॉल बियरिंग है, उस बॉल बियरिंग के द्वारा भी अपने क्या कर सकते हैं, घर्षण को कम कर सकते हैं। ठीक है, बॉल बियरिंग के द्वारा भी अपने घर्षण जो है वो कम किया जा सकता है। बॉल बियरिंग कैसे, जैसे आपने देखा होगा इस प्रकार का बॉल बियरिंग होता है। इसके मध्य जो है वो क्या होता है, बॉलों को भर दिया जाता है। जो लोहे की बॉल होती है उनको इसके मध्य अपने प्रवेश करवा दिया जाता है। ये जो छोटी छोटी बॉलें हैं ये अपने पास में क्या है, बॉल बियरिंग है। ये इसका अगतिशील भाग है और ये भी क्या है, इसका अगतिशील भाग है। और ये पार्ट तो अगतिशील है और इन दोनों पार्टों के मध्य अपने क्या कर दिया, इन बॉलों को लगा दिया। जैसे आप लोगों ने बहुत सारी जगह देखा होगा, अपने गाड़ियाँ जो होती है उनके जो पहिए होते हैं उनके मध्य भी अपने क्या करते हैं, बॉल बियरिंग को लगा देते हैं। या जो अपनी साइकिल होती है, साइकिल का जो पहिया होता है उसके अंदर भी अपने क्या किया जाता है, बॉल बियरिंग को लगाया जाता है। तो जो घूमने वाली मशीनें होती हैं उनके लिए अपने क्या काम में लेते हैं, बॉल बियरिंग को भी काम में लेते हैं। बॉल बियरिंग की सहायता से भी अपने क्या कर सकते हैं, घर्षण को कम कर सकते हैं। ठीक है, ये बॉल बियरिंग अपने बहुत सारी जगह काम में आता है। जैसे आप लोगों ने पंखे वगैरह देखे होंगे, पंखे जो होते हैं उनके अंदर भी अपने क्या करते हैं, इन बॉल बियरिंग को काम में लेते हैं। बॉल बियरिंग के अंदर क्या होता है कि अपने जो अगतिशील पार्ट होता है उसके अंदर तो अपने इसे लगा देते हैं। ये जो अपने पार्ट है ये क्या है, अगतिशील पार्ट है। ठीक है, और इसके अंदर अपने जो दूसरा पार्ट है उसे लगा देते हैं। और ये पार्ट और ये पार्ट इनके बीच में क्या आ जाती है, ये जो अपने बॉल लगा रखी है छोटी छोटी लोहे की बॉलें आ जाती है, जिससे क्या होगा, एक पार्ट रुका रहेगा, दूसरा पार्ट भी रुका रहेगा, परंतु इनके मध्य जो बॉल होगी वो क्या करेगी, गति करेगी। ठीक है, जिसकी वजह से इनके मध्य क्या हो जाएगा, घर्षण कम हो जाएगा और अपना वाहन जो है वो ज़्यादा क्षमता के साथ में गति करता है। ठीक है, अन्य अगर अपनी बात करें बॉल बियरिंग के अलावा भी तो सुप्रवाहिता जो है, सरल रेखीय गति अपने जिसे बोलते हैं सरल रेखीय प्रवाह है, ये भी घर्षण कम करने का एक तरीका है। सरल रेखीय प्रवाह है, तो सरल रेखीय प्रवाह के द्वारा भी अपने क्या कर सकते हैं, घर्षण को कम कर सकते हैं। ठीक है, सरल रेखीय प्रवाह का मतलब क्या है, ये वैसे तो आपको ये ज़्यादा समझ में तब आएगा जब आप लोग जो आपकी सेकंड फिजिक्स है उसके अंदर जो तरल वाला चैप्टर है वो जब आप लोग पढ़ोगे तो वहाँ पर आपकी ये सुप्रवाहिता वगैरह ये सब कुछ लगता है। तो उसके अंदर आप लोग देखोगे कि सरल रेखीय गति के द्वारा अपने घर्षण जो है वो कैसे कम हो पाता है। परंतु थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ बताता हूँ, सरल रेखीय प्रवाह जो है उसमें क्या किया जाता है कि जो भी गतिशील पार्ट है उसका आकार इस तरीके से बनाया जाता है कि जो घर्षण है उसका मान क्या हो जाए, कम हो जाए। जैसे आप लोग देख सकते हो कि जो वायुयान होते हैं, जो अपने हवाई जहाज होते हैं, उनकी शेप जो है वो इस तरीके से बनाई जाती है कि वहाँ सरल रेखीय प्रवाह के द्वारा घर्षण जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस तरीके से अपने घर्षण का जितना पार्ट है उसे कंप्लीट कर लिया। अपने नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, वो अपना आता है वर्तुल गति। इसके अंदर अपने देखेंगे कि जो अपने वाहन होते हैं वो सड़क पर गति करते हैं, तब वहाँ घर्षण क्या करता है, और अपने जो सड़कें होती है उनको किनारों से उठा करके क्यों बनाया जाता है, अगर किनारों से उसे नहीं उठाए तब कितनी अधिकतम सुरक्षित चाल होगी, और जब अपने किनारों से उसे उठा दिया जाएगा तब अधिकतम सुरक्षित चाल का मान क्या होगा। तो अपने नया पार्ट इसमें शुरू करते हैं। देखिए, वर्तुल गति। तो अपना नया टॉपिक है इसमें वर्तुल गति।
वर्तुल गति या वर्तीय गति अपने इसे बोल सकते हैं। जो वर्ताकार पथ में गति की जाती है उसे अपने क्या कहते हैं, वर्तुल गति कहते हैं। इसके अंदर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए अभिकेंद्रीय बल के बारे में। अभिकेंद्रीय बल के बारे में, अभिकेंद्रीय बल के बारे में आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। वर्तीय गति जब अपने इससे पहले जब अपने पढ़ी थी तब अभिकेंद्रीय बल का मान अपने ज्ञात किया था, अभिकेंद्रीय त्वरण का मान ज्ञात किया था, v² आया था। और वहाँ मैंने आपको बताया था m से मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलता है, अभिकेंद्रीय बल मिलता है mv²/r। तो आपको ये देखना होगा कि अभिकेंद्रीय बल जो होता है वो क्या होता है। तो अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल वह बाह्य बल होता है जो कण की सरल रेखीय गति को बाध्य करता है कि वो कौन से पथ में गति करे, वर्ताकार पथ में गति करे। यानी अभिकेंद्रीय बल जो है वो क्या करता है, कण की गति को बाध्य करता है। जैसे यहाँ एक कण गति कर रहा है और उसकी गति किस प्रकार की होगी, सरल रेखीय होगी, तो अभिकेंद्रीय बल क्या करेगा, उसको बाध्य करेगा कि उसकी गति हमेशा क्या रहे, उसकी गति हमेशा इस वर्ताकार पथ पर रहे। यानी अभिकेंद्रीय बल क्या करता है, कण की गति को बाध्य करता है कि उसकी गति जो है वो क्या रहे, वर्ताकार रहे। तो अभिकेंद्रीय बल वह बाह्य बल है जो कण की गति सरल रेखीय गति को बाध्य करता है वर्तीय गति में, वर्तीय पथ पर गति करने के लिए। और अभिकेंद्रीय बल की अगर दिशा की बात करें तो हमेशा दिशा केंद्र की ओर होती है। और कौन सी दिशा होती है, त्रिज्यीय दिशा होती है। आप लोग जानते हो F इक्वल क्या होता है, F इक्वल होता है ma, और एक ही जगह अपने क्या लिख देते हैं, r लिख देते हैं। ठीक है, F इक्वल ma r, और ar का मान आप लोगों ने ज्ञात किया था, कितना आया था, v²/r आया था। तो ये अपने क्या बन जाता है, mv²/r बन जाता है। और ये अपने पास में फॉर्मूला होता है किसका, अभिकेंद्रीय बल का। और ओमेगा इक्वल अगर अपने देखें तो ओमेगा इक्वल होता है v/r, यानी v इक्वल अपना कितना होता है, ओमेगा r होता है। इसे अगर आप लोग यहाँ रख देते हो तो देखिए ये क्या बनता है, ये बनता है F इक्वल m, और v की जगह बनता है ω² r²/r, ये r कैंसिल, F इक्वल बनता है m ω²r। F इक्वल क्या बनता है, m ω²r बनता है। ये अपने पास में अभिकेंद्रीय बल का क्या है, एक फॉर्मूला है। इसके अलावा अगर अपने देखें कि जो अपना अभिकेंद्रीय बल है इसके एग्जाम्पल क्या क्या आते हैं, अभिकेंद्रीय बल के एग्जाम्पल। तो इसका अगर अपने फर्स्ट एग्जांपल देखें तो अपने ये मान सकते हैं कि जो अपना इलेक्ट्रॉन होता है, आप सभी जानते हो कि परमाणु जो होता है, परमाणु में क्या होता है, एक नाभिक होता है, नाभिक में धनावेश होता है, और कौन होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं जिन पर जीरो आवेश होता है। तो एक तो न्यूट्रॉन होते हैं और एक क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। और इसके चारों ओर जो कक्षक होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आपका धनावेश है वो धनावेश क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को हमेशा उसके केंद्र वर्तीय पथ पर बनाए रखता है। ठीक है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन पर एक केंद्र की ओर जो बल लग रहा है वो कौन सा बल है, अभिकेंद्रीय बल है। तो आप ये बोल सकते हो कि जो नाभिक है, नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन होता है वो प्रोटॉन क्या करते हैं, इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की गति को अभिकेंद्रीय रखते हैं। तो वो भी क्या है, अपने पास में एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा अभिकेंद्रीय बल का एग्जाम्पल आप ये देख सकते हो कि जो सूर्य होता है, सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह क्या कर रहे हैं, वर्ताकार पथ में चक्कर लगा रहे हैं। तो वर्ताकार पथ में वो जो चक्कर लगा रहे हैं वो किसके कारण लगा रहे हैं, अभिकेंद्रीय बल के कारण लगा रहे हैं। वो जितने भी ग्रह गति कर रहे हैं उन पर केंद्र की ओर क्या लग रहा है, एक बल लग रहा है। वो जो बल लग रहा है वो कौन सा बल है, वो अभिकेंद्रीय बल है। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल के कारण जितने भी ग्रह गति कर रहे हैं उनकी गति किस ओर बनी रहती है, केंद्र की ओर बनी रहती है। और इसके अलावा ग्रह आगे, और इसके अलावा अगर अपने एग्जाम्पल देखें तो आपने देखा होगा कि अगर अपने एक पत्थर ले, अपने क्या करें, एक पत्थर का टुकड़ा ले और उसको क्या कर दें, किसी धागे की सहायता से बांध दें। और पत्थर के टुकड़े को धागे की सहायता से बांधने के बाद अगर अपने क्या करें, उसे ज़ोर से घुमाना शुरू कर दें, तो आप देख सकते हो कि जो पत्थर है वो क्या करता है, वर्तीय पथ में लगातार चक्कर लगाता है। ये r त्रिज्या के वर्तीय पथ में क्या करेगा, लगातार चक्कर लगाएगा। तो यहाँ जो बल लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, अभिकेंद्रीय बल लग रहा है। किस ओर लग रहा है, ये केंद्र की ओर लग रहा है। अगर आप लोग धागे को यहाँ से काट दो, यहाँ से अगर आप लोग धागे को काट दो तो जैसे ही धागा कटता है, किसी भी पॉइंट से आप धागे को काटो,
कण की गति जो है वो क्या होती है, उस पॉइंट पर स्पर्शरेखीय दिशा में होती है। ठीक है, अगर अपने अभिकेंद्रीय बल ना लगे, कोई कण है वर्ताकार पथ में गति कर रहा है, वहाँ क्या लग रहा है, उस पर अभिकेंद्रीय बल लग रहा है, और अगर अचानक अभिकेंद्रीय बल जो है वो क्या हो जाए, लगना बंद हो जाए, तो जैसे ही अभिकेंद्रीय बल लगना बंद होगा तो अपना कण जो है वो कौन से पथ में गति करना प्रारंभ कर देगा, कण जो है अपना वर्तीय पथ छोड़ करके सरल रेखीय पथ में गति करना प्रारंभ कर देगा। और वो सरल रेखीय पथ कौन सी दिशा में आएगा, वो उस कण के स्पर्श रेखा की दिशा में आएगा। तो स्पर्श रेखीय दिशा के अनुदिश अपना कण जो है वो क्या कर देगा, गति करना प्रारंभ कर देगा। तो ये अपने कुछ एक बातें पढ़ी है किसके बारे में, अभिकेंद्रीय बल के बारे में। ठीक है, आगे अपनी बात करते हैं समतल वर्ताकार सड़क पर कार की गति। अपना नया टॉपिक है समतल वर्ताकार सड़क पर कार की गति। तो देखिए, समतल वर्ताकार सड़क पर, समतल वर्ताकार सड़क पर कार की गति। ठीक है, समतल वर्ताकार सड़क पर कार की गति। अपने ये मान करके चल रहे हैं कि हमारे पास में क्या है, एक समतल सड़क है, और वो जो सड़क है वो किस प्रकार की है, वर्ताकार सड़क है। वर्ताकार सड़क पर अपना कण जो है वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है। जैसे ये जो अपनी सड़क है ये किस प्रकार की है, एक वर्ताकार सड़क है। ठीक है, ये किस प्रकार की सड़क है, एक वर्ताकार सड़क है, और वर्ताकार सड़क पर, ये वर्ताकार सड़क है और इस पर कोई वाहन क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ये वाहन यहाँ क्या कर रहा है, गति कर रहा है। कितनी त्रिज्या के साथ, स्मॉल r त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर गति कर रहा है। इस पर अभिकेंद्रीय बल लग रहा है किस ओर, केंद्र की ओर। यहाँ अपने देख सकते हैं कि ये जो कार है, इस कार पर जैसे अगर अपने ये माने कि ये क्या है, कार है, तो इस कार पर जो बल लग रहे हैं, एक तो बल लग रहा है इसका बार mg, कौन सा बल लग रहा है, इसका बार mg लग रहा है, और दूसरा जो बल लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, वो लग रहा है अभिलंब प्रतिक्रिया बल कैपिटल R। तो एक तो इसका बार कार्य कर रहा है नीचे की ओर, और एक कार्य कर रहा है अभिलंब प्रतिक्रिया बल। तो यहाँ दो बल ये कार्य कर रहे हैं, और इसके अलावा कार जो है वो कौन से पथ में गति कर रही है, वर्ताकार पथ में गति कर रही है। तो वर्ताकार पथ में गति करने के कारण उसके केंद्र की ओर उस पर क्या लग रहा है, एक अभिकेंद्रीय बल लग रहा है। इस अभिकेंद्रीय बल की दिशा कौन सी होगी, इसकी त्रिज्यीय दिशा होगी, और किस ओर होगी, केंद्र की ओर होगी। अभिकेंद्रीय बल जो है उसका मान आप सभी जानते हो, मैंने आपको बताया था कि अभिकेंद्रीय बल का मान कितना होता है, mv²/r होता है। यहाँ m जो है वो क्या है, जो अपनी कार गति कर रही है उस कार का द्रव्यमान है, v जो है वो वेग है, और r जो है वो क्या है, वर्ताकार पथ की त्रिज्या है। ठीक है, और ये बल जो है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, ये बल घर्षण बल के द्वारा प्रदान किया जाएगा। ये जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है ये किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा, ये अभिकेंद्रीय बल जो है ये घर्षण बल के द्वारा प्रदान किया जाएगा, घर्षण बल के द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ घर्षण बल जो है वो क्या करेगा, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल इसे प्रदान करेगा। तो अपना mv²/r, mv²/r जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा घर्षण बल के बराबर। और यहाँ घर्षण बल की जगह आप लोग क्या लिखोगे, μr लिखोगे। घर्षण की जगह अपने क्या लिखेंगे, μr लिखेंगे। μr f समानुपाती r, और समानुपाती हटाते हैं, एक नियतांक लगाते हैं μ, तो f किसके बराबर, μr के बराबर। तो अपने लिख दिया mv²/r किसके बराबर है, μr के बराबर है। इसके अलावा अपने लिखेंगे mv²/r बराबर μ, और r की जगह क्या लिख दोगे, mg लिख दोगे। तो mv²/r बराबर किसके, μmg के। m से n क्या हो जाता है, यहाँ निरस्त हो जाता है, और v² किसके बराबर आ जाता है, ये आ जाता है μrg के बराबर। यहाँ से अपने v का अगर मान ज्ञात करें तो v का मान आता है √μrg। v का मान कितना आता है, v का मान आता है √μrg। ये जो v अपने पास में आया है v = √μrg, ये v क्या है, अधिकतम मान है। ये v का कौन सा मान है, मैक्सिमम मान है। अधिकतम मान आया है कितना, √μrg। ठीक है, ये वो अधिकतम बल है
जिसके अंदर अगर वर्ताकार पथ पर अपने कार गति कर रही है तो वो बिना फिसले क्या कर पाएगी, गति कर पाएगी। अगर अपने वेग का मान इससे बढ़ा दिया जाए तो कार जो है वो वर्ताकार पथ को छोड़ करके क्या करेगी, सरल रेखा में गति करना प्रारंभ कर देगी। तो अगर आपसे पूछे कि अपनी कोई समतल वर्ताकार सड़क पर है, उस पर कार गति कर रही है, तो उसकी अधिकतम अपने वेग देखें, अधिकतम सुरक्षित चाल देखें, तो वो अपने क्या प्राप्त हो जाती है, v = √μ/g प्राप्त हो जाती है। इसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि ये जो फॉर्मूला है ये किस पर निर्भर नहीं करता है, ये कार के द्रव्यमान m पर निर्भर नहीं करता, m पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, ये किस पर निर्भर नहीं करता, ये स्मॉल m पर निर्भर नहीं करता। अगर ये स्मॉल m पर निर्भर नहीं करता तो ये जो फॉर्मूला है ये सभी वाहनों के लिए क्या रहता है, समान रहता है। अगर सभी वाहनों के लिए म्यू का मान अगर समान होगा तो अपने v का मान भी क्या होगा, समान प्राप्त होगा। बचाओ अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे।